रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज मैं सुबह सुबह हमजा से अपनी खुशी का इजहार कर रही थी या इत्मीनान का कह लें। हमने अक्सर शो में हमजा बात की और मैंने ही बहुत दफ़ा ये सवाल भी रेज़ किया था केपी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए कि वो सुहेल याज का क्या हुआ, वो किधर गया। वो जो एक शख्स था जो कि बच्चों से ज्यादती का मुलज़म था, जिसके बारे में मुसद्दिका था, उसने कन्फेशन भी किया था और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ बल्कि डार्क वेब के साथ उसके राब्ते भी, और फिर वहाँ पर उसने वीडियोस बना के अपलोड भी की हुई थी। बिल्कुल, वीडियोस को बेचा करता था और बरतानिया और इटली में भी वो सज़ा काट चुका था, वहाँ से भी मुजरिम डिक्लेयर हो चुका था और अब सज़ा सुना दी गई है, सख्त सज़ा सुनाई गई है। और यही हम हमेशा बात करते रहे हैं कि जब तक सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएंगी इन लोगों को रोका नहीं जा सकता। और जब तक हम इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी की जाती है, जिन लोगों को उन्हें सज़ा दी जाती है, उस पर खुशी का इजहार नहीं करेंगे ना, उस पर जश्न नहीं मनाएंगे और इस बात को आम नहीं करेंगे कि देखो उसने गलत किया था, वो पकड़ा भी गया और उसको ये सज़ा भी मिली। और इस पर बहुत हम रावलपिंडी पुलिस को भी उनकी भी तारीफ़ करेंगे। अदालत की तो तारीफ़ है ही, जिन्होंने 3 मरतबा सज़ाए मौत दी है। ऐसे आदी मुजरिम को, ऐसे घनाउने और मकरू जुर्म के जो मुर्तकिब दरिंदा है, वो इसी काबिल था कि उसको ये सज़ा जो है वो दी जाती। लेकिन CPO रावलपिंडी और इसके साथ साथ SP इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने बहुत जाफिशानी से काम किया, सबूत इकट्ठे किए ताकि वो बच ना पाए। और बड़ा नेटवर्क था वो जिसके खिलाफ वो ये तहकीकात कर रहे थे। बड़ी अच्छी तहकीकात हुई और अदालत ने ये फैसला दिया। खुशाइंद है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत खुद करनी है और ऐसी अगर सख्त सज़ाएं मिलेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि जो क्राइम रेट है ये कुछ कम हो जाएगा। अब टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद में ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकात। कहा सूबाई तरक्याती फंड से शहर ठीक नहीं हो सकते, लाहौर पर पैसा खर्च किया तो बाकी शहर पीछे रह जाएंगे। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं, हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, मुंतखब मेयर अपनी काबीना खुद मुंतखब करेगा। हुकूमत ने $10 करोड़ मुख्तस करते हुए कोरोना वैक्सीन की फौरी खरीदारी के लिए पेशगी अदायगी की इजाज़त दे दी। दस्तयाबी की सूरत में बुजुर्ग शहरियों और मुतासरा माहिरीन सेहत को तरजीह दी जाएगी। सबसे पहले फैसलाबाद का जिक्र करेंगे, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ दौरा किया, ताजिरों और सरमायाकारों से अहम मुलाकातें की, जिसके बाद उनका कहना था कि करेंसी गिरने से महंगाई हुई, जिससे हुकूमत को बुरा भला कहा गया, लेकिन आज सूरत हाल बेहतर हो रही है। आवाम को घर बैठे सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और मकामी हुकूमतों का एक ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे आवाम खुश होंगे। और मकामी हुकूमतों के निज़ाम में हर शहर के मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा, जिसकी ये हुकूमत पहले भी बात करती रही है। फिर वो जो अपने नुमाइंदे होंगे वो खुद मुंतखब करेगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। सारे हमने अपनी माजी पे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी। इस मुल्क की तारीख का वो खसारा था $40 अरब का, जो आज तक कभी मुल्क इसके करीब भी नहीं गया। जब $40 अरब का ट्रेड गैप हो तो उसमें मुल्क के करेंसी ने तो गिरना ही है। हमारी अब पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, अपने बिजनेस कम्युनिटी, अपने सरमायाकारों के लिए आसानी करें ताकि वो सरमायाकारी करें, ताकि नौकरियां पैदा हों, ताकि हम रोज़गार बढ़ाएं और ताकि हम गुर्बत कम करें। जी, तो वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद खालिक रामे साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत सनती शोबे की बेहतरी के लिए जो इक़दामात कर रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है और लग रहा है पहली दफ़ा कि कोई गवर्नमेंट और कोई हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इंतहाई पुरअज़म है कि जो डूबती हुई इकनॉमिक कंडीशन थी, जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत थी, उसको बेहतर करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पिछले दौर में जाएं तो 2016-17 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $9.5 से $10 अरब रह गई थी, जो कि ऑल टाइम लो था।
फिर मौजूदा हुकूमत ने आने के फौरी बाद जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया अपना वो किया एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्टर्स को उन्होंने बुला के उनकी प्रॉब्लम्स पूछी और सबसे मेन मसला जो एक्सपोर्टर्स का था वो उनके रीफंड्स का था कि जो हमारी एक लाइफलाइन थी, हमारा अपना ही जो लिक्विडिटी थी वो सारी गवर्नमेंट के पास रिफंड्स की शक्ल में पड़ी थी। वो उन्होंने रिफंड्स को वापस किया। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क था और बाकी जो ईज ऑफ बिजनेस दे सकते थे वो उन्होंने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गई और वो हमारी जो मुआशी हालात थे जो कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता से पॉजिटिविटी की तरफ और बेहतरी की तरफ जाने लग गए। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बटन की तरह तो नहीं है कि आप ऑन कर दें तो ओवरनाइट ठीक हो जाएगा। इसके लिए इस्लाहात और इकदाम करने की ज़रूरत थी और हमारे एक्सपोर्टर्स ने भी इतना अच्छा उसको रेसिप्रोकेट किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने लग गई और जिसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो हमारी नीचे जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री थी, वो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है, हमारे टेक्सटाइल मेडअप्स की, एम्ब्रॉयडरी की और तमाम इंडस्ट्री, वो उसके ऊपर असरात उसके ज़ाहिर होने लग गए। और फिर इसके बाद सबसे बेहतर चीज़ हुई वो कोविड-19 की टैकलिंग थी। इस टैकलिंग को बेहतर अंदाज से करने के बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से कोविड के असरात से निकला, जबकि हमारे जो कंपेटिटर्स कंट्रीज थे जैसे इंडिया था, बांग्लादेश था और बाकी कंट्रीज थे वो अभी कोविड के असरात में थे और दुनिया के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वहीद साहब आप साथ रहेंगे हमारे, क्योंकि हम इस वक्त ज्वाइन करने लगे हैं, अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करने लगे हैं सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम साहब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम इशू पे बात कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के हवाले से है। वज़ीर आज़म का दौरा फैसलाबाद में ये भी कहना था कि हुकूमत सरमायाकारों और बिजनेस के लिए ईज़ आसानियाँ पैदा कर रही है। कुछ तजावीज़ भी दी गई थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, क्या तजावीज़ थी और क्या रद्द-ए-अमल था वज़ीर आज़म का? देखें जी, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म का फैसलाबाद आना पर हम नहायत मशकूर हैं। बेसिकली वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद आकर जो एक्सपोर्टर्स ने उनकी अच्छी पॉलिसीज एक्सपोर्ट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की वजह से आज वो दिन आया था कि जब हम 40 रुपए केजी के हिसाब से पावर लूम्स सेल कर रहे थे, जब हुकूमत ने ये अपनी बागडोर संभाली, आज अपना ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स दी $2 बिलियन इन अक्टूबर के अंदर। तो ये वो अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट थी उस एक्सपोर्टर्स को जिसने परफॉर्म किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। इसके साथ साथ हमने वज़ीर आज़म साहब को ये बात भी बताई कि सर ये अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑन अ ट्रैक, वी आर ऑन अ ट्रैक बट देयर इज अ नीड ऑफ हाई इंप्रूवमेंट। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से काम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब ने अपना वही पैकेज जो अभी उन्होंने अनाउंस किया था ऑफ पीक आवर्स का, उसको दोहराया और उसकी तफसीलात बताई। इसके साथ साथ हमारी जो SECs बन रही हैं उनके अंदर जो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उस सिलसिले के अंदर उनसे बात की गई, तो उन्होंने उसमें सख्त नोटिस लेते हुए मुतलका जो से इदारे थे उनको फौरी तौर पर कहा और मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली टास्क असद उमर साहब के साथ कहा कि इसको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट किया जाए ताकि किसी भी तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर रुकावटें हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वहीद रामे साहब फरमाइएगा, वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्शन से पहले फैसलाबाद आए थे तो सनतें बंद हो रही थी, मगर आज इतना काम है कि टेक्सटाइल की लेबर नहीं मिल रही है। ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी खुशाइंद है? बहुत खुशाइंद बात है कि एक तरफ ये था कि फैक्ट्रीज को ताले लग रहे थे, सैकड़ों की तादाद में मेरी पावरलूम फैक्ट्रीज जो थी वो बंद थी और हज़ारों वर्कर्स जो कि फैसलाबाद और इसके अलावा पंजाब के दूसरे हिस्सों से आते थे वो वापस चले गए थे क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं था। फैक्ट्रीज हमारी जो लूम्स थी वो तो स्क्रैप में बिक रही थी। तो अब जो है जब एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं तो हम चूंकि सेमी एक्सपोर्टर्स हैं, हमने एक्सपोर्ट को कपड़ा बनाकर देना है जो कि वैल्यू एडिशन के बाद एक्सपोर्ट होता है, डाइंग प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के बाद। तो अब वो इंडस्ट्री दोबारा जब चलने से उसके असरात यकीनन बहुत पॉजिटिव और बहुत हौसला अफजा आए हैं। और जो बंद फैक्ट्रीज थी, क्योंकि बिजली के बिलों में जब कोविड के अंदर इन्होंने बेहतर मैनेजमेंट की तो बिजली के बिल्स के अंदर उन्होंने मई और जून में 4.5 लाख रुपए हर फैक्ट्री को उन्होंने बिजली के बिल के अंदर रिलीफ फराहम किया, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह का जो है
बहुत ही ज़बरदस्त रिलीफ किसी ने भी फराहम नहीं किया था। इसने एक ब्रीदिंग स्पेस दिया इंडस्ट्री को, और वो इंडस्ट्री जो कि इतना लॉस में जा रही थी वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हुई। और अब जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि तकरीबन तमाम जो बंद यूनिट्स थे वो चल पड़े हैं, और पहले फैक्ट्रीज जो थी तकरीबन हमारी 50% फैक्ट्रीज वो अपनी कैपेसिटी से तकरीबन 60-70% कैपेसिटी पे चलती थी, और 30-35% वो बंद रहती थी उनकी मशीनरी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हो गए हैं कि हर फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और इसकी वजह से हमारी लेबर जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो गई है, और अपने दोबारा लेबर जो है दूर दराज इलाकों से फैसलाबाद आकर अपने कामों पर चले गई है, और एक जो खुशहाली का ये सर्कल है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गया है। लेकिन इसका आई एम श्योर कि नतीजा ये भी निकलेगा कि टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा होगा, और हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में भी जो है वो आसानी होगी, क्योंकि जब हमारी मिलें चलेंगी, फैक्ट्रीज चलेंगी, तो टैक्स भी हुकूमत कामयाब होगी हासिल करने में। वहीद साहब जी बिल्कुल, कल जो है उन्होंने यही बताया था हमाद अजहर साहब ने कि FBI टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन का टारगेट है, उससे वो बेहतर पॉजिटिव जा रहे हैं। यकीनन इससे एक तो टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगी, और फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी, और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स ने ऑल टाइम हाई इन अ मंथ जो है $2 बिलियन के टारगेट को अचीव किया है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स की वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संभाला हमारी मईशत को मिल रहा है। एहतशाम साहब, इसी हवाले से जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने ज़र मुबादला के कसीर ज़खायर जो है रुपये की कीमत को स्टेबल रखने के लिए स्पेंड किए, खर्च किए वहाँ पे, जिसकी वजह से पैसे ज़ाया हुए। अब क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके ख्याल में बेहतरी आएगी मौजूदा हुकूमत के? क्या ऐसे मेयर्स हैं जिसको बिजनेस कम्युनिटी जो है वो देख रही है अच्छे इकदाम के तौर पर? देखिए जी, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तो अप्लाई होती थी जो हम आर्टिफिशियली अपने रुपए को मुस्तहकम करने के लिए यूज होते थे। अब हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान मुतनासिब एवरेज के साथ चलना है ताकि हमारा डेफिसिट कम रहे। तो हुकूमत ने सबसे पहले तो अपनी लग्जरीज की इंपोर्ट को कम किया ताकि हम इस फेज में आए, हमारी पूरी कौम मिलकर कि हम उसको परफॉर्म कर सकें। पहले तो वो किया। इसके साथ साथ अब जरूरत थी कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, तो दो तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग दिया, आपके कमर्शियल एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट। इसके साथ साथ हमने कल वज़ीर आज़म साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मींस ऑल इंडस्ट्री, नॉट ओनली द एक्सपोर्टर्स, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। बिकॉज जब आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो आपकी इनडायरेक्ट इंडस्ट्री या सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो आपकी मुल्क की जरूरत को, कपड़े को भी पूरा करती है, वो आपकी इंपोर्ट को रोके हुए है, जिसकी वजह से आपका करेंसी, आपकी महंगाई, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल। जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये वो सबसे बड़ा आंसर था, और वज़ीर आज़म साहब ने इस पे एग्री भी किया। बिल्कुल ठीक है। तो श्याम साहब ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब ने कल एक दावा किया, एक ख्वाहिश का इजहार किया कि एक वक्त आएगा फैसलाबाद मैनचेस्टर से आगे निकल जाएगा। कई लोगों ने इस पर मजाक भी उड़ाया, मीम्स बनाए गए, सोशल मीडिया पर मजाक किया जाता रहा। आप क्या समझते हैं? ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कितना वक्त लगेगा अगर हमारी पॉलिसीज आप जिस तरह कह रहे हैं खुशाइंद ऐसी चलता रहा तो? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये मेरी ही बात पर रिप्लाई किया था, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि सर व्हेन यू जस्ट केम ओवर इन फैसलाबाद बिफोर इलेक्शन इन जनवरी 2018, तो उस वक्त हमारा जो मैनचेस्टर कहलाता था पाकिस्तान का फैसलाबाद, वहां की इंडस्ट्री कोड़ियों के भाव बिक रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने उससे एक आगे की बात की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं जब मैनचेस्टर कहेगा कि ये मेरे से बेहतर मैनचेस्टर है। तो ऑब्वियसली जी, जब आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते जा रहा है, आपकी SECs बन गई हैं, आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा SEC आ चुका है आपके पास मुझे महसूस हो रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा निजाम तो इंशाअल्लाह ताला 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब भी पूरा होगा। और अभी इस वक्त लेबर की शॉर्टेज आ चुकी है, टेक्निकल लेबर नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म साहब से इस पे इंटरेक्शन हुई और उन्होंने एग्री किया कि फैसलाबाद को एक हम यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न बिजनेसेस के हवाले से टेक्निकल एजुकेशन की भी कमी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अगर चलती रही तो अल्लाह, और इंशाल्लाह चलेंगी क्योंकि हम इस पेस पे आ गए हैं, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग वो अटेन हासिल कर लेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों और ताजरों को नए शोबे तलाश करने की तरगीब दी है।
आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस तजवीज़ से कि नया आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोचा जाए? किन शोबे में गुंजाइश मौजूद है, लोग सोच सकते हैं कारोबार करने का उनमें? देखें जी, सबसे पहले जी दो चीजें होती हैं। वज़ीर आज़म साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, उनका इशारा बेसिकली जो हम समझ सकें, देखें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही न्यू हॉरिजन्स पैदा होते जा रहे हैं, इनोवेशंस आती जा रही हैं। आज का डिजाइनर बेहतरीन क्वालिटी के सूट्स बना रहा है, आज के नए कट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज के साथ प्रिंटिंग में जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी वीविंग के अंदर आ गई है। ये हम कॉटन बेस्ड कंट्री हैं, अगर हम अपनी बेस को खो देंगे, अगर हम अपनी बेस से हट जाएंगे तो नए, इसके साथ साथ हमें एलाइड इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ऑटोमोबाइल की तरफ जाना पड़ेगा। ये वो बेसिकली उसका हॉरिजन्स था जो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही। वहीद खालिक रामे साहब बहुत शुक्रिया, एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ रहे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो पॉलिसीज़ हैं वज़ीर आज़म के हवाले से इन्फॉर्मेशन अपने देखने वालों के साथ शेयर की। और फरा सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है, ऐसे में गर्म मलबूसात खरीदना सबकी ख्वाहिश हुआ करती है। और हमजा की तो बड़ी ही, जैसे कहना चाहिए ना, दरीना ख्वाहिश थी। तो हमजा ने ये सोचा कि मैं तो जाकर ख़रीदूँगा, ये ख़रीदूँगा, लेकिन आपको भी कुछ टिप्स एंड कुछ गाइडेंस जो है वो मिलनी चाहिए कि महंगाई के इस तूफ़ान में आपने कैसे कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना है और कोरोना सेंसिटिव भी रहना है, और उसके सामने रखते हुए आपने अपनी शॉपिंग करनी है। सो हमजा ने कैसे शॉपिंग की है कल, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दियों की आमद है, पहनावे तब्दील हो रहे हैं, लोग जैकेट्स लेने के लिए, लोग स्वेटर्स लेने के लिए, गर्म कपड़े लेने के लिए इस वक्त मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। तो मुतवस्सित तबके की बात करें कि जिस वक्त मुतवस्सित तबका शॉपिंग के लिए निकलता है तो क्या चीज़ें सोचता है, कीमत देखी जाती है, मार्केट देखी जाती है कि क्या हमें ये चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनके बाद फ़ैसला किया जाता है। और अब एक अहम पहलू कोरोना वबा के दौरान ये भी है कि हम ऐसी जगह पर जाएं जहां पर SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा हो और वो जो पहनावे हैं, जो कपड़े हम लेने जा रहे हैं, वो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। इसलिए हम लाहौर मॉल रोड पर एक मारूफ शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या ट्रेंड हैं कपड़ों के हवाले से और कितने SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और कारोबार कैसा चल रहा है, आपको आज हम ये दिखाने जा रहे हैं। और साथ जब शॉपिंग के लिए आए तो आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अभी हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी जैकेट्स नज़र आ रही हैं। एक दुकान में जाते हैं, देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, लोग कैसी जैकेट्स पसंद कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है ना हमारे पास हम देख सकते हैं कि ग्राहक भी मौजूद हैं जो ख़रीदने के लिए आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या रेंज है आपकी कि इस रेंज में हमें जैकेट मिलनी चाहिए? जैकेट यही आजकल तो जो है ना, आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इन्होंने। 3000-3500 में मिलेगी। अच्छा, 3000-3500 में? जी बिल्कुल। हाँ, तो कैसी जैकेट्स यहाँ से आप 2000-2500 में मिल जाती थी, अब जो है ना वो 3000-3500 में मिलती है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 3000-3500 में जो है जैकेट्स मिल जाती हैं। आप ये ज़रा बता दें ये जैकेट कितने की है? ये वाली सर 6500 रुपये। और इस दफ़ा तो महंगाई इतनी है कि जी समझ नहीं आ रहा कि गाहक को क्या दें और हम लोग क्या कमाएं। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम। सपनों में आती है, इतनी महंगी महंगी जैकेट इस बार खरीदी हमने। अच्छा, तो लोग वैसे क्या रेंज होती है लोगों की, वो क्या डिमांड कर रहे होते हैं और कैसी जैकेट ज़्यादा पसंद करते हैं? सर इस साल तो इसमें ना पिछले साल वाला रेट ही लगाता है ज़्यादातर। अच्छा। 2000-2500। इस साल तो 2000-2500, लास्ट ईयर हम 3000 की बेचते थे, इस साल 3000 से ऊपर हम खरीद रहे हैं। ये आपकी यहाँ पर कोई दुकान है या आप ख़रीदारी करने के लिए आए? नहीं, मैं यहाँ पे दुकानदार हूँ। तो कोरोना शरोना कोई है या नहीं है? देखिए, मैं सबसे तो पहले यही कहूँगा कि अल्लाह पाक से रहम की दुआ करें। आपका मास्क इस वक्त किधर है, मुझे ये बताएं। नहीं, मास्क इस टाइम शॉप पे पड़ा। मैं सिगरेट, आपको पता है कि मैं कर रहा था। आप मास्क पहने, हम आपको मास्क पहना हुआ देखना चाहते हैं दुकान। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये एक जो है ना, इस पे आप लोगों की तवज्जो डालना चाह रहे हैं। कोरोना तो है कोई नहीं होना, बीमारी तो हर साल आती, रेशे नज़ले जुकाम की। इन्होंने साड़ी गौरमेंट ने फड़ के कोरोना बना लिया। ये हर साल च साड़ी उम्र पैदा उदों दा नज़ला जुकाम बुखार है, मौसम तब्दीली च आते रहते हैं। ये तो मिशत खत्म करने वास्ते कोरोना यहूदियों ने फैला लिया, तो साडे मुल्क ने भी काम कर लिया, बेड़ा गर्क पिया हुंदा मुल्क इसदा।
आपकी मैंने दुकान पे देखा है कि काफ़ी शादी ब्याह की जो चीज़ें लगी हुई हैं, वेस्ट कोट्स हैं, पेंट कोट हैं और बाकी कुछ चीज़ें, शेरवानियाँ भी लगी हुई हैं। ट्रेंड क्या है, लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं इस वक्त, कलर कौन सा इन है? ट्रेंड आजकल जो चल रहा था, पहले शेरवानी थी बारात पे, आजकल प्रिंस कोट चल रहा है विद शलवार में टर्बन और कुछ सा। तो वलीमे के लिए क्या ट्रेंड, लड़कों को क्या पसंद आ रहा है? वलीमे के लिए प्रिंस कोट चल रहे हैं, फ्रंट पे मोटिव आ रहा है हाथ की कढ़ाई से, साथ उसके ट्राउज़र होता है सेम में। तो ये जो वेस्ट कोट है ये मेहंदी के लिए आपने किए हुए हैं, तो इनके रेट्स क्या हैं इस वक्त? नाउ अ डेज वी आर सेलिंग दैट 2000 बिकॉज काम बिल्कुल भी नहीं हो गया। उसकी रीज़न होगी 10 बजे मार्केट ऑफ हो गई है, अफरा तफरी है। जो भी शॉपकीपर है जिसने भी अपना शादी वगैरह पे जाना है उसने 10 बजे से पहले मास्क पहन ले ताकि हम दोनों बचे रहें, मास्क पहन लें। उसने 10 बजे से पहले जो है वो वापस यहाँ पे हमारे पास आना ही आना, बाय करने की शॉपिंग। अकेले खड़े में है दुकान पे और कोई ग्राहक नहीं है, ये क्या ये है, चल ही ऐसे रहा है या फिर आज नहीं ऐसे? नहीं, चल ही ऐसे रहा है काफ़ी दिनों से, जब से कोरोना होकर ख़त्म हुआ है तब से ऐसे ही चल रहा है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, कोई आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से, क्या सूरत है? सर सबसे पहली बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग जो से हैं वो बहुत सख्त परेशान है और ख़ास तौर पे दुकानदार बहुत सख्त परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो सी जैकेट हम पिछले साल जो सी या शर्ट जो सी है वो हम सेल कर रहे थे, 800 की शर्ट सेल कर रहे थे, वो इस साल 1000 पे चली गई है। जो सी जैकेट पिछले साल 3500 की सेल कर रहे थे वो इस साल 5000 की चली गई है। ये भाई आपसे लेने के लिए आए हैं, जैकेट लेने के लिए आए हैं, रेट क्या चल रहा है, कैसी बहस चल रही है रेट पे? प्राइसेस आपको पता काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हुई हैं। अच्छा। क्योंकि ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, उसकी वजह से प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा है। ये वो शॉपिंग सेंटर है जहाँ से मुतवस्सित तबका ख़रीदारी किया करता था और आज हमने ये देखा है यहाँ पर कि रश बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार बहुत परेशान है। एक और अहम चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी वो ये थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी ये समझती है कि कोरोना मौजूद ही नहीं है। वो ये सवाल करते हैं कि पूरे शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 500 दुकानें हैं, किसी एक शख्स को भी कोरोना नहीं हुआ। ये हुकूमत की साजिश है या आलमी साजिश है, ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना मौजूद है। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाएँ तो फिर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, इलाज कोरोना का अभी तक मौजूद नहीं है। जी, सो आपने देखा कि हमजा ने कैसी शानदार शॉपिंग की है, मजाल को एक चीज़ खरीदी। क्या मैं तो उधर देख के हैरान हो गया, किसी ने भी नहीं खरीदी। फराब वो लोग, मुझे दुकानदार ये कह रहे थे हम 500 दुकानें हैं और हम में से किसी को नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान में नहीं हुआ, दोस्तों में नहीं हुआ। वो ये समझते ही नहीं हैं कि वहाँ पर कोरोना मौजूद है। ये सबसे एक जो थी ना मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात है, कहते हैं आप मीडिया वालों की वजह से या हुकूमत की वजह से जो है कोरोना की बात है। और एक शख्स ने कहा और गरीबों को नहीं होता है, सिर्फ अमीरों को होता है कोरोना। सो ये वो मिथ्स है ना जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ना करे कि किसी को भी इसकी खौफनाक जो शिद्दत है उसका खुद सामना करना पड़े ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नहीं भाई ये वाकई रियलिटी है, लेकिन रियलिटी है और हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैंने तो सुना था औरतों को सर्दी नहीं लगती, लेकिन आपने भी जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो मर्दों को सर्दी भी नहीं लगती? देखिए कैमरा ऑन था ना, जब कैमरा ऑन हो तो वो खवातीन को भी कब नहीं लगती, जब वो शादी ब्याह पे जा रही होती है ना। अच्छा। तो कैमरा ऑन था, मैंने कहा कि जरा मैं भी नहीं पहनता। कैमरा ऑन होना चाहिए तो ना खवातीन को सर्दी लगती है ना मर्दों को सर्दी लगती है, कोई फर्क नहीं है। अब हमें जाना है एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह सवेरे